जय हिंद दोस्तों। नमस्ते नमस्कार, आपका ब्राह्मी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे। आपको पता है कि हम बायोलॉजी का फाउंडेशन पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेल कितने टाइप्स की होती है, तो यहाँ पर सेल होती है हमारे 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की सेल होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये है टाइप्स ऑफ सेल। अब यहाँ पर 2 टाइप्स की सेल है। तो प्रोकैरियोटिक पहला है, दूसरा है यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रो का मतलब होता है कि पुराना, और कैरियोट मतलब क्या होता है कि केंद्रक। अब इसमें पुराना केंद्रक, प्रो मतलब प्रिमिटिव, पुराना। अब समझेंगे कैसे कि पुराना मतलब उनका न्यूक्लियस डेवलप ही नहीं हुआ है, बस ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉपर अविकसित रहता है, जैसे ये एनिमल सेल हो गई। लेकिन ये यूकैरियोटिक है तो यहाँ पर अच्छे से इसकी सरफेस है, अच्छे से प्रोटेक्ट है ये अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर इसको कोई खतरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो वो ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा रहेगा, जो अभी हम अपने डायग्राम में क्या करेंगे कि डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर एक होता है यूकैरियोटिक। अब यू मतलब होता है नया, कैरियोट मतलब होता है केंद्रक। अब नया मतलब कि अच्छे से वेल डिफाइन होगा, नया विकसित केंद्रक होगा। और ये जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये सतह से कोडेड रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा, इसे कोई खतरा नहीं रहेगा। ठीक है। अब ये देखिए आपकी प्रोकैरियोटिक सेल, ये है प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसमें ये जो केंद्रक है आपको दिख रहा होगा, ये पूरे केंद्रक है। ठीक है। ये ऐसे ऐसे है। तो उसमें क्या है कि ये प्रोटेक्ट नहीं है, सरफेस से प्रोटेक्ट नहीं है, अच्छे से कोटेड नहीं है, ये सिर्फ बिखरा हुआ पड़ा है, जो आपको दिख रहा होगा ये चीज़। ठीक है। ये बिखरा हुआ जो पड़ा है ये सारा ही हमारा केंद्रक है। अब इसके छोटे छोटी चीज़ों का हम सिर्फ इंट्रो कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे और अच्छा सा डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आया कि ये है फ्लैजिला। ठीक है। अब फ्लैजिला जो होता है वो करता क्या है प्रोकैरियोटिक सेल में? तो ये क्या करता है, ये मूवमेंट का काम करता है। आप आपके साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, जब मैं बोलूँ तो आप उसको उतार भी सकते हैं। ठीक है। नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लैजिला जो होता है वो मोशन का काम करता है। ये आपको इसकी पूंछ दिख रही होगी। ठीक है। तो ये पूंछ जैसी जो टेल होती है उसको फ्लैजिला बोलते हैं। और यहाँ पर ये मूवमेंट का काम करता है, मोशन का काम करता है, इस प्रोकैरियोटिक सेल को गति प्रदान करता है, जिससे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। ठीक है। और यहाँ पर जो प्लाज्मिड जो होता है ये भी अपना इसका अलग कार्य होता है। तो ये भी हम इसको बाद में अब डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर अब होता है कैप्सूल। अब कैप्सूल क्या होता है? तो कैप्सूल जो होता है ये कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल के बाहर आपको दिख रही होगी कि ये जो ये यहाँ पर ये ब्लू ब्लू तो सेल वॉल है, और सेल वॉल के जो बाहर वाला जो है वो कैप्सूल है। तो वो कैप्सूल करता क्या है? सेल वॉल के बाहर एक चिपचिपी पॉलीसेकेराइड या पॉलीपेप्टाइड की सुरक्षात्मक परत होती है, सरफेस होती है। और ये इसके अलावा कैप्सूल करता क्या है? तो ये जीवाणुओं को सूखने से बचाती है, यानी कि डिहाइड्रेशन से बचाती है। और यहाँ पर जो हानिकारक रसायन, टॉक्सिक केमिकल जो होते हैं उससे प्रोकैरियोटिक सेल की रक्षा करती हैं। और ये WBC जो होती है जो इसका भक्षण कर सकती हैं, तो उसको भी रोकती है। ठीक है। अब यहाँ पर वैक्यूल क्या करती हैं? अब सेल वॉल, नेक्स्ट आए सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या करती है? आपको पता ही है कि किसी भी बाहरी आघात से रक्षा करती हैं, इसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं, ये सुरक्षात्मक आवरण होता है। और यहाँ पर वैक्यूल्स क्या करती है? इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं वो भरे पड़े रहते हैं, और जब भी कोशिका को ज़रूरत होती है पोषक पदार्थों की तो ये यहाँ से निकाल लेती हैं। जैसे हमारा ही देखिए, जब हमें कभी फास्ट उपवास वगैरह होता है तो हम कुछ खाते नहीं हैं, बाहर से एनर्जी नहीं लेते हैं, तो अंदर हमारे भी छोटी छोटी वैक्यूल होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रदान करते हैं जब हम बाहर से एनर्जी नहीं ले पाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म जो होता है ये क्या होता है? कोशिका का अंदर का सारा ही मटेरियल होता है। ठीक है। जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें सारा जो लिक्विड पार्ट आता है वो भी आ जाता है, और जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, कोशिकाओं के अंदर अंग होते हैं, वो सारे भी साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर अब आता है पीली। अब पीली करती क्या है? तो ये पीली जो होती हैं ये दूसरी कोशिकाओं से चिपक कर
क्या करती हैं, चिपकती हैं और आनुवंशिक पदार्थों का, जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान करती हैं। अब आता है हमारा मीसोसोम। अब मीसोसोम जो है ये आपको दिख रही होगी, इसे मुड़ी हुई संरचना है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, अब ये जो प्लाज्मा झिल्ली है ये यहाँ से, तो ये क्या करती है, ये अंदर मुड़ गई प्लाज्मा झिल्ली, ये यहाँ से, तो ये अंदर मुड़ी हुई संरचना होती है झिल्ली नुमा, और इसका कार्य क्या होता है, कोशिकीय श्वसन यानी कि सेल रेस्पिरेशन। अब ये सेल रेस्पिरेशन करेगी कैसे, कि जब इसके पास O2 आएगा तो ये ग्लूकोज को तोड़ेगी और एनर्जी क्रिएट करेगी, और इसके अलावा ये क्या करती हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन का कार्य करती हैं, डीएनए की कॉपियाज बनाने में सहायता करती हैं, और ये कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल के निर्माण में भी सहायता करती हैं। और इसके अलावा ये जो है ये रिंग डीएनए मॉलिक्यूल जो है, तो ये यहाँ पर बना रखा है कि ये रिंग डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमने अभी पढ़ा है कि इसके केंद्रक के अंदर, प्रोकैरियोटिक केंद्रक के अंदर ऐसे डीएनए बिखरा पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक में अच्छे से वेल डिफाइंड रहता है। तो यहाँ पर जो डीएनए होता है, हमको पता ही ये जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं का ट्रांसफ़र करने में सहायता करता है। और ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, ये फास्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी हुई रहती हैं। तो आप यहाँ पर पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, कुछ ऐसा लगता है तो आप नोट डाउन करते जाइएगा। तो फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये कार्य क्या करती है, ये एक गेट कीपर की तरह कार्य करती है, यानी कि कौन से पदार्थ कोशिका के अंदर आएंगे और कौन से अंदर से बाहर जाएंगे। तो जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं वो अंदर से बाहर जाती हैं, और जो कोशिका के काम की चीज़ें होती हैं, इसके नीड की जो मटेरियल होता है वो बाहर से अंदर आ सकता है, ठीक है। और जो हमने फ्लैजिला का तो पढ़ ही लिया है कि ये गति करने में सहायता करता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने यूकैरियोटिक सेल की ओर। ये है हमारी यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल में चीज़ें कैसी क्या होती हैं, चलिए हम पढ़ते हैं। तो ये है यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल में होता है वैक्यूल्स, जो हमने अभी डिस्कस किया है प्रोकैरियोटिक में। तो दोनों में काम तो सेम ही करेगा, इसमें भी वैक्यूल है उसमें भी वैक्यूल है। तो इसमें क्या होगा कि ये इसमें न्यूट्रिएंट भरे पड़े रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। और ये सेंट्रियोलाई जो होती हैं ये क्या करती हैं, ठीक है। तो इसका जो है ये अभी हम पढ़ेंगे कि ये होती क्या है। तो ये क्या होती हैं, ये है ना ट्यूबुल फॉर्म में होती है, जैसे ट्यूब जैसी संरचनाएं रहती है, जो आपको दिख रही होगी ये ट्यूब जैसी संरचनाएं, ठीक है। तो ये फॉर्म में होती है, और ये कार्य का क्या करती हैं कि ये सेल डिवीज़न में हेल्प करती है। अब ये अभी इतना सा पढ़ लीजिए कि सेल डिवीज़न में हेल्प करती है, हम आगे सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि ये कैसे हेल्प करती है, ठीक है। अब आता है ये साइटोस्केलेटन। तो ये क्या करती है, साइटो मतलब कि जहाँ पर भी ये साइटो आ जाए, ठीक है, साइटो आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, कोशिका से इसका मीन्स होता है, इसका मतलब होता है। तो ये साइक्लोस्केलेटन मतलब कि कोशिकी कंकाल जो होता है ये क्या करता है, कोशिकाओं को आकार प्रदान करने में सहायता करता है। अब आ गया हमारा सीलिया। ये सीलिया क्या करता है, ये यहाँ पर यूकैरियोटिक में इसको गति करने में, मोशन करने में सहायता करता है। अब प्रोकैरियोटिक में हमने क्या पढ़ा था कि फ्लैजिला होता है, और यहाँ पर ये सीलिया जो है ये यहाँ पर गति करने में काम आता है। अब ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब क्या होता है कि स्मूथ क्या करता है और रफ क्या करता है। तो सबसे पहले हम रफ की बात करें तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो होते हैं ये राइबोसोम के कण चिपके रहते हैं, और राइबोसोम से मतलब है प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पर जब इसके ऊपर राइबोसोम आकर चिपक जाते हैं तो ये खुरदरा हो जाता है, जैसे ये कोई संरचना है, ठीक है। अब ये कितनी स्मूथ है और इसके ऊपर कोई कण ऐसे चिपक गए इस टाइप से, तो ये कौन सी संरचना हो गई, खुरदरी हो गई। तो ये राइबोसोम जो है यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, वो वसा संश्लेषण का काम करता है, फैट का संश्लेषण का कार्य करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसके बाद आता है लाइसोसोम,
ये लाइसोसोम के ऊपर ही हो गया, ये लाइसोसोम है। अब लाइसोसोम कार्य क्या करता है, तो यहाँ पर ये कार्य ये करता है कि कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आया, कोई बिना काम की चीज़ आई, तो यहाँ पर वो उसको इसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के माध्यम से उसको गला देगा, उसका भक्षण कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लो जब कभी बहुत सारी जगह कभी कभी क्या होता है बहुत सारी टाइम पे कि हमें कुछ लग जाती है तो वहाँ पर काला काला हो जाता है, आपने देखा होगा दाग हो जाता है। तो फिर उसके बाद क्या करता है, ये साइटोप्लाज्म आता है और वहाँ पर क्या करता है, आपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वो छिड़क देता है। अभी एंजाइम छिड़कने से क्या होता है कि वो एंजाइम जो होता है वो मरी हुई कोशिकाओं को जहाँ पर काला पड़ा था उसको भक्षण कर लेता है, वो खा जाता है। तो धीरे 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 क्या होता है कि वो धब्बा छोटा हो जाता है और गायब हो जाता है हमारी स्किन से। ठीक है। तो ये लाइसोसोम यही कार्य करता है कि कोई अगर बिना काम की चीज़ें हैं, कोई अंग कार्य नहीं कर रहा है, अब क्या होगा कि लाइसोसोम जाएगा भाई किसी के पास में, जैसे हमारा कोई चीज़ हो गई, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कोई चीज़ मर गई है, तो उससे बोलेगा कि भाई तुम कोई मर गया है या कोई कुछ अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो वो बोलेगा कि यार तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो बोलेगा नहीं हमारा मन हम तो नहीं कर रहे। तो वो लाइसोसोम क्या करेगा, उसको एक थप्पड़ मारेगा, चांटा मारेगा और उस पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क देगा, उसको खा जाएगा, उसका भक्षण कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि यहाँ पर ये हमारे कोशिकाओं का अंदर का पूरा ही द्रव रहता है, जिसमें हमारी कोशिकाओं के सारे ही अंग, सेल, ऑर्गेनेलिज इसमें तैरते हुए रहते हैं। ये एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, और टकराते भी हैं तो इसमें कोई ज़्यादा दुर्घटना की संभावना नहीं होती है, खतरा नहीं होता है। ठीक है। अब ये है पिनोसाइटोसिस बबल। अब पिनोसाइटोसिस बबल क्या करता है कि यहाँ पर इसने ये गड्ढा टाइप बनाया हुआ है। अब क्या होता है कि बाहर से कोई आएगा, फॉरेन पार्टिकल या कोई जहरीली चीज़ आएगी, और जब वो कोशिका को नुकसान पहुंचाने की कार्य करेगा तो यहाँ पर ऐसा पिनोसाइटोसिस बबल बन जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये इसको पकड़ लेगा, यहाँ से इसको पकड़ लेगा और फिर यहाँ से बंद हो जाएगा और उसको मार देगा। ठीक है। अब ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो करता क्या है, तो इसको पावर हाउस, सेल का पावर हाउस बोलते हैं। यहाँ पर एनर्जी बनती है। ठीक है। अब एनर्जी यहाँ पर बनती कैसे, यहाँ पर O2 आता है, एक ग्लूकोज को तोड़ता है, एनर्जी बनती है और CO2 और H2O निकलता है। ठीक है। और यहाँ पर 38 ATP एनर्जी बनती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और फिर क्या होगा कि अगला है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल, जो हमने प्रोकैरियोटिक में भी पढ़ा था। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने पढ़ा है कि ये करता क्या है, तो ये सेल डिवीज़न में सहायता करता है, और ये है फ्री राइबोसोम। अब हमने पढ़ा है कि राइबोसोम का टोटल मिला के कार्य होता क्या है, तो ये कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का। ठीक है। अब आया है हमारा कोर शेल। अब कोर शेल जो होता है ये है हमारा कोर सेल, और कोर सेल जो होता है वो कार्य क्या करता है, तो ये करता है DNA और RNA की सुरक्षा करता है, प्रोटीन निर्माण करता है, और ये सारी चीज़ें ये करता है। और इसके अलावा आता है गोल्गी अप्रेंटिस। अब गोल्जी बॉडी जो होता है वो क्या करता है, तो यहाँ पर गोल्जी बॉडी प्रोटीन लिपिड के संश्लेषण का कार्य करता है, और यहाँ पर ये पैकेजिंग का भी कार्य करता है। अब पैकेजिंग का कार्य कैसे करता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें कहीं बिखरी हुई पड़ी है तो ये क्या करता है, उन सबको इकट्ठा करके पैकेज कर देता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब बहुत सारी भीड़ लग जाती है तो यहाँ पर अच्छे से कोशिकाओं के सेल ऑर्गेनेलिस का परिवहन नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर ये बिना काम की चीज़ें जो होती है उनकी पैकेट बना लेता है। ठीक है। तो यहाँ पर फिर खाली जगह, खाली स्थान मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें सेल के लिए अच्छी होती हैं। और इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं पेरोक्सीमा। तो ये पेरोक्सीमा जो होता है, और ये करता क्या है, ये भी डिटॉक्स जो मटेरियल होता है, टॉक्सिक मटेरियल होता है, उसको क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, और ये फैट का डाइजेशन करता है, वसा का पाचन करता है, और ये सेल्यूलर डिटॉक्सिफिकेशन में भी सहायता करता है। यानी कि सेल के अंदर कोई भी चीज़ें जो होती हैं जहरीली होती हैं, टॉक्सिक होती हैं, उसका भी ये डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। ठीक है। और यहाँ पर माइक्रोविलाई जो है ये भी क्या करती है, आपको पता होगा कि ये भी है ना, क्या करती हैं कि किसी भी सेल जो होती है उसके, ये आपने ये देखा है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इससे इसका
सो एब्जॉर्प्शन एरिया जो है वो बढ़ जाता है और यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन का काम करती है। ठीक है, तो ये आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की समझ में आ गई होगी और इसके अंतर इसका डिफरेंस पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से समझते हैं। तो चलिए डिफरेंस पढ़ते हैं हम। अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा प्रोकैरियोटिक और ये है यूकैरियोटिक। तो अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि इसमें प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक अविकसित रहता है, ये अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं रहता है, क्रोटेट नहीं रहता है, प्रोटेक्ट नहीं रहता है। और यहाँ पर जो होता है ये अच्छी तरीके से वेल डिफाइंड रहता है। यहाँ पर ये सरफेस से प्रोटेक्ट रहता है और इसमें डीएनए भी सेफ रहता है और इसमें ऐसे ही डीएनए बिखरा पड़ा हुआ रहता है जो अभी हमने देखा। अब यहाँ पर क्या रहता है, अभी हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है, तभी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है, तभी तो क्या होता है कि यहाँ पर ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये क्या होता है कि बिखरा हुआ पड़ा रहता है। और इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तभी तो एक कोटेड रहता है सरफेस के अंदर। ये ऐसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें रहती है और ये अच्छे से कोटेड रहता है, प्रोटेक्ट रहता है। अब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक की बात करें, यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या आएगा, बैक्टीरिया आएगा, नील हरित शैवाल आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आएगी। लेकिन ये एल्गी जो है ये इसका नाम ही एल्गी है लेकिन ये होता है बैक्टीरिया। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, कवक है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, क्या है, तो यहाँ पर ये है बैक्टीरिया और इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। और ये धरती पर सबसे पहले जो आया था बैक्टीरिया, सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी आई थी। ठीक है, अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करें यूकैरियोटिक में तो यहाँ पर आती है प्लांट सेल, फंगी सेल, इसके अलावा एल्गी आती है यानी कि शैवाल आता है, एनिमल सेल आती है। ठीक है, और यहाँ पर ये फंजाई मतलब कि कवक आता है। अब यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसमें हमेशा ही डीएनए होता है। ठीक है, और यहाँ पर यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस में पड़ा हुआ डीएनए होता है जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था और ये प्रोटेक्टिव डीएनए होता है और ये डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, अब ये डबल हेलिक्स किस टाइप से होता है, ये इस टाइप से होता है, ये डबल हेलिक्स ऐसे। ये तो हो गया प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का ये इस टाइप से होता है। तो ये कोई अच्छे से कोटेड नहीं रहता है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट डिफरेंस पे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें हिस्टोन प्रोटीन जो रहता है, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित रहता है, होता ही नहीं है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। अब सारी चीज़ें हम हिस्टोन प्रोटीन के कार्य सभी पढ़ेंगे लेकिन अभी इसमें इतना ही पढ़ लेते हैं, इसमें होता है इसमें नहीं होता है। अब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल होती हैं वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, प्लस एमिनो एसिड बनी होती हैं और प्लस म्यूरामिक एसिड होता है। और अगर यहाँ पर यूकैरियोटिक की सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्लांट सेल होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है या फिर हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। और यहाँ पर कवक का जो होता है वो काइटिन की बनी होती है और शैवाल की जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो सेल्यूलोज की होती है प्लस कैल्शियम कार्बोनेट की होती है और गैलेक्टोज प्लस मिनरल्स भी होते हैं इसमें। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ये एब्जॉर्प्शन के माध्यम से अपनी एनर्जी को ले लेते हैं, जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था कि इस टाइप से ये माइक्रोविलाई होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन का काम कर लेती है और यहाँ पर जो होता है ये वेल डिफाइंड माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अच्छे से विकसित होता है, वो O2 की सहायता से ग्लूकोज को तोड़ता है और एनर्जी क्रिएट करता है। और यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसमें होता ही नहीं है, अनुपस्थित होता है और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हमने पढ़ा था कि उसके ऐसे सरफेस पर ये से चिपके हुए रहते थे, एक स्मूथ था, ठीक है, और एक
खुरदरा था, तो इस टाइप से ये स्मूथ हो गया और ये खुरदरा हो गया। तो इसमें जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में होता ही नहीं है, और यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगले अंतर पर चलते हैं। अब यहाँ पर ये है लाइसोसोम। अब हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ लिया था कि प्रोकैरियोटिक में होता ही नहीं है। अब लाइसोसोम करता क्या कार्य है, जो भी टॉक्सिक चीज़ें होती है उसके ऊपर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क कर उन्हें मार देता है, ठीक है। और कुछ अगर सेल ऑर्गेनिज्म कार्य नहीं कर रहा है, ऐसे ही अलसा रहा है, तो पास में बोलेगा कि भाई साहब क्या कर रहे हो आप, कुछ काम करो, तो बोलेगा नहीं करता हमें तो फिर ये थप्पड़ लगाएगा, चाटा लगाएगा, उसको खा जाएगा। और यहाँ पर लाइसोसोम जो होता है यूकैरियोटिक में वो प्रेजेंट होता है। और गोल्जी बॉडी जो अभी हमने बताया कि गोल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है, यहाँ पर गोल्जी बॉडी का कार्य होता है परिवहन करना, और भीड़ भाड़ की चीज़ें जो होती है उसमें ट्रैफिक कंट्रोल का कार्य करता है। यहाँ पर ये पैकेजिंग का कार्य करता है, तो यहाँ पर भीड़ भाड़ को कम करता है यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहेगा, अब्सेंट रहेगा, और गोल्जी बॉडी इसमें यूकैरियोटिक में हमारी प्रेजेंट रहेगा। अब राइबोसोम जो होता है ये क्या होता है, प्रेजेंट यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ एनी सेल, यानी कि ये सारे ही सेल में पाए जाते हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, तो ये दोनों में प्रेजेंट होता है। इसमें भी प्रेजेंट होता है और इसमें भी प्रेजेंट होता है। और करता क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। अब यहाँ पर इसको हिंदी में कहते हैं किसी भी कोशिका का सार्वत्रिक कोशिकांग। अगर आ जाएगी कौन सा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी बॉडी होती है, लाइसोसोम होता है, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा राइबोसोम होता है। और इसमें प्रोकैरियोटिक में 70S पाया जाता है और इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। अब यहाँ पर 70S जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, 30S और 50S। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे यार 50 और 30 80 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ तो 70 लिखा हुआ है। लेकिन ये होता है कि यहाँ पर ऐसी ये कैलकुलेशन इसमें अलग ही चलती है। तो यहाँ पर ये 30S और 50S से बना हुआ होता है, और ये 40S और 60S से बना हुआ होता है 80S, ठीक है। अब यहाँ पर जो S होता है इसका मतलब होता है एक यूनिट होती है ये राइबोसोम को मापने की, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या श्वेसबर्ग यूनिट भी बोलते हैं। अब यहाँ पर 70S और 80S का ऐसे कैसे पता चलेगा कि 70S है ये 80S है, तो यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन आती है जो माइक्रोबायोलॉजी वालों को पता रहती है, लैब में पड़ी रहती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि उन दोनों को ही डालेंगे अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन में, और वो क्या होती है कि बहुत सारे चक्कर लगाती है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में, जिसको भी डालते हैं वो क्या करता है, घूमता रहता है। तो ये दोनों ही 70S 80S ये घूमते रहेंगे और ये इस प्रकार से क्या होगा, 70S जो है वे ऊपर तैरने लगेगा और 80S जो होगा वो पेंदी में बैठ जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से पता चलता है कि कौन सा 70S है कौन सा 80S है, लेकिन ये सभी में पाया जाता है, इसीलिए इसको प्रेजेंट यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ एनी सेल बोलते हैं, किसी भी कोशिका का सार्वत्रिक कोशिकांग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एनर्जी जो होती है प्रोकैरियोटिक के अंदर, ये यहाँ पर सेल वॉल के अंदर बनती है, जो अभी हमने सुना था कि जो विलाई होती है वो एब्जॉर्प्शन कर लेती है। और यहाँ पर एनर्जी जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है, क्योंकि यूकैरियोटिक जो होती है ये कोशिका अच्छे से विकसित होती है। अब यहाँ पर ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली, ठीक है, कि कहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। और अगर आपको लगे कि यार ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, अब हमारे वीडियो में थोड़े टाइम बाद हम MCQs भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो भी चीज़ें साथ के साथ चलती रहेगी, और यहाँ पर हम ट्रिक से कुछ चीज़ें भी याद करते रहेंगे और इसका बार बार रिवाइज करते रहेंगे कि कोई क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो हम भूले नहीं। और हम ट्रिक से पढ़ेंगे, लेकिन आपको लगता है कि यार ट्रिक तो भूल जाते हैं, लेकिन नहीं भूलेंगे, हम उसका बार बार रिवीजन करेंगे। तो आप यहाँ पर पूरे चैप्टर में बने रहिएगा, हम अच्छे से रिवीजन करेंगे उसका और आपको भूलने नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं कि यहाँ पर जो स्टेथोस्कोप होता है हमारे बायोलॉजी में, ये इस प्रकार का जो डॉक्टर के गले में टंगा हुआ रहता है, उसका आविष्कार किया था लेनेक ने। अब ये हम याद कैसे करें कि स्टेथोस्कोप जो होता है ये डॉक्टर क्या करते हैं, अपने गले में ही पहनते हैं। तो उसको हम ऐसे याद करेंगे कि ले
और अपनी नेक में पहन ले। ठीक है, तो ये लेनेक हो गया यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और हम ऐसा करेंगे कि अब नेक्स्ट टाइम से हो सकता है कि हम स्टार्टिंग में एक दो तीन चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से समझ लें, फिर बाद में हमारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर टमाटर जो होता है उसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो लाइकोपीन पाया जाता है। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, लाइको तो ठीक है, लेकिन पीन पीन कैसे याद रखेंगे। अब टमाटर है, ये बहुत बड़ा है, इसमें क्या करेंगे, अपन पीन चुबाएंगे, इधर से भी पिन चुबाएंगे, इधर से भी पिन चुबाएंगे, तो ये हो गया लाइकोपीन। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आपको लग रहा होगा ना यार कितना स्टूपिड सा आइडिया है, लेकिन ये चीज़ें हम बार बार पढ़ेंगे, हमें क्या है, हमें तो याद करना है, कोई से भी आइडिया से करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप बने रहिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम और अपन अच्छे से पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते जाइएगा चैनल को। ठीक है, बाय बाय।